शिरीन ने फौरन मुंह मांगी दवाई जुगनू के सामने हाजिर कर दी। लेकिन शिरीन कोई जादूगर नहीं बल्कि सौदागर थी, पक्की सौदागर। तो स्क्रीन पर उस दवा की बोतल के नीचे इस दवाई के लिए जुगनू को 5 क्रेडिट पॉइंट देने थे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन वो दवाई ले ली और तुरंत एमिली के पास चल पड़ा। जब जुगनू वापस आया तो एमिली की उम्मीद भी लौट आई। जुगनू दूर से ही उसे दवाई दिखाते हुए बोला, ये दवा लगाते ही आपका सारा दर्द ठीक हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। दवा बोतल हाथ में लेते हुए एमिली ने कहा, अच्छा तो आप मेरे लिए मेडिसिन लेने गए थे? क्या खुद आप ये मेडिसिन मेरे जख्म पर लगा सकते हैं? मेरे हाथ में बहुत ही जकड़न महसूस हो रही है, मैं खुद ये नहीं लगा पाऊंगी। ये बात सुनकर 2 पल के लिए तो वो सहम गया, लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिलाते हुए दवाई को बोतल से हाथ में निकाला और दूसरे हाथ से उसका टॉप थोड़ा नीचे सरकाते हुए वहां अपना हाथ रख दिया जहां सांप ने काटा था। फिर वो धीरे धीरे वहां दवाई मलने लगा। जब जुगनू एमिली की छाती पर दवाई लगा रहा था तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके पूरे शरीर में जैसे बिजलियां दौड़ रही थीं और पसीने भी छूट रहे थे, मानो उसके अंदर कोई ज्वालामुखी भड़क रहा हो। इतनी कोमल, मुलायम और गोरी चीज रुई और मक्खन के अलावा आज तक उसने कभी नहीं छुई थी। दवाई लगाते ही कुछ ही देर में धीरे धीरे एमिली की छाती की सूजन कम होने लगी और सांप के कांटे का घाव भी भरने लगा। जो लाल रंग सूजन की वजह से चढ़ गया था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। ये देखकर एमिली काफी खुश हो गई। उसने नम आंखों से जुगनू से कहा, आपने मेरी जान बचा ली, आप कितने अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी तो जुगनू ने उठने में उसकी मदद की और सहारा देते हुए स्कूटी तक ले आया। जब एमिली ने जुगनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए, मैं नहीं जानती कि मुझे आपका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए। शुक्रिया शब्द बहुत छोटा होगा, लेकिन मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पहले आप मुझे मेरे शहर तक छोड़ने के लिए आ गए और फिर आपने मेरी जान इस खतरनाक सांप से बचा ली। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको आपकी अच्छाई का इनाम देना चाहती हूँ। जुगनू को लग रहा था कि एमिली बेकार में ही उसकी इतनी तारीफ कर रही है। ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया था जिसकी वो इतनी ज्यादा तारीफ करे। उसने अपना सर इनकार में हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, वो सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। ये बात मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और कोई बड़ा काम नहीं किया। आपको इतना ज्यादा शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एमिली ने उसकी एक नहीं मानी। इस वक्त उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने गले में एक जो सोने का चेन था वो ही उतार कर उसके हाथ में रख दी। चेन खरे सोने की थी और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का रूबी पेंडेंट भी लटक रहा था। दूर से देखकर ही लग रहा था कि ये काफी महंगी थी। जैसे ही एमिली ने चेन उसके हाथों में रखी, उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, इतना कुछ मैंने नहीं किया है जितना आप मुझे देना चाहती हैं। ये चेन बहुत महंगी है और मैं इसे नहीं रख सकता। वैसे भी ये सिर्फ मेरा फर्ज था। जुगनू के बहुत समझाने पर आखिरकार एमिली ने वो चेन वापस अपने गले में पहन ली। जब तक ये सारा मामला सुलझा तब तक शाम के 5:15 बज चुके थे। जुगनू ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 5:15 तो यहीं बज गए। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकलेंगे तो भी मुझे डर है कि शायद हम वक्त पर बस स्टॉप नहीं पहुंच पाएंगे और फिर तो बाद में सनौली जाने के लिए आज कोई और बस नहीं मिलेगी। सुनकर एमिली घबरा गई। क्या 5:15 बज गए? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? जुगनू ने सोचते हुए कहा, एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट टैक्सी लेकर वहां से सनौली तक जा सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकती हो कि कहीं किसी लॉज में आज की रात के लिए ठहर जाओ, कल सुबह आपको बस जरूर मिल जाएगी। लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानती, मैं किसी लॉज में कैसे रहूंगी? और जहाँ तक रही टैक्सी से जाने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले किसी टैक्सी वाले के साथ इतनी दूर जा पाऊंगी। एमिली की बात भी सही थी। अंधेरे में अकेली जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। जुगनू बोला, अगर आप चाहो तो
आप मेरे साथ भवानीपुर वापस चल सकती हो। आज की रात आप वहीं रुक जाइए। कल सुबह मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा और वहां से आप अपने शहर जा सकती हो। सुनकर एमिली सोचते हुए बोली, यह तो सबसे अच्छी बात है। मैं आपके घर रुक सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके पैसे भी दे दूंगी। खाने पीने का और आपके घर रहने का पूरा खर्च और किराया मैं आपको दूंगी। जुगनू ने तो उसे गांव में ठहरने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो उसके घर रुकने की बात करेगी। वो परेशान हो गया। उसने सोचा, कैसी लड़की है, मुझ अकेले जवान लड़के के साथ अकेले रात गुजारने को तैयार हो गई। ये चाहती क्या है, मुझे बदनाम कराएगी क्या? वो बोला, लेकिन मेरा घर, आप मेरे घर पे ठीक से नहीं रह पाओगी। मेरा घर बहुत छोटा है और वहाँ ज्यादा सामान भी नहीं है। मुझे डर है कि कहीं आपको मेरे घर पे कोई तकलीफ ना हो। फिर वहाँ गाय भी है, गोबर की दुर्गंध आपसे सहन नहीं होगी। एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस तरह पहाड़ों में घूमने की आदत है। मैं तो इससे भी ज्यादा परेशानी में रह चुकी हूँ। आपका घर मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा और वैसे भी मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार जुगनू ने कुछ नहीं कहा। दोनों गांव की तरफ वापस चल दिए। जब दोनों रास्ते में थे तब शाम हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और आसपास का वातावरण काफी ठंडा हो चुका था। एमिली ने पहले से ही बहुत कम कपड़े पहने थे, जिससे उसे काफी ठंड लग रही थी। जब जुगनू को एहसास हुआ कि वो ठंड से ठिठुर रही है, तो उसने सोचा, जब इस लड़की को पता था कि इसे पहाड़ों में घूमना है, तो इतने छोटे कपड़े पहनकर आई ही क्यों? लेकिन फिर एक शरीफ आदमी की तरह उसने स्कूटी रोकी और अपनी शर्ट निकालकर उसे देते हुए कहा, ये लीजिए, आप एक काम कीजिए, इसे पहन लीजिए, इससे आपको कम ठंड लगेगी। जब जुगनू शर्ट उतार रहा था तो उसने देखा शर्ट बहुत मैली हो चुकी है। हालांकि उसने आज सुबह ही धुली हुई शर्ट पहनी थी, लेकिन काफी ज्यादा काम करने और खेतों में पसीना बहाने से वो मैली हो चुकी थी। उससे पसीने की गंध भी आ रही थी। उसे लगा कि शायद एमिली वो शर्ट लेने से इनकार कर देगी या फिर बहुत संकोच के साथ लेगी, लेकिन जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। एमिली ने खुशी खुशी शर्ट ले ली और खुद ही पहन ली। जब एमिली ने जुगनू को बिना शर्ट के देखा तो उसका शरीर बहुत गठीला लग रहा था। उसकी बाजुएं काफी चौड़ी थी। उसका पूरा शरीर एकदम कसा हुआ था, जैसे वो रोज घंटों कसरत करके अपना शरीर बना रहा हो। एमिली ने महसूस किया कि शर्ट से जुगनू की खुशबू आ रही थी, जो उसे पसंद आई। शर्ट को टॉप के ऊपर से पहनकर उसने जुगनू को दोनों बाहों से कसकर पीछे से गले लगाया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर सो गई। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। ओह, आपने मुझे अपनी शर्ट तो दी थी, लेकिन क्या आपको ठंड नहीं लगेगी? वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इन वादियों में रहने की आदत है। मैं बचपन से यही रहा हूँ, तो इस ठंड की आदत हो गई है। और वैसे भी मैं आपसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे नहीं लगता कि ठंड का मुझ पर कोई भी असर होगा। 25 मिनट बाद यूं ही बातें करते करते दोनों भवानीपुर वापस पहुंच चुके थे। जब वो गांव के अंदर आए तो सबने देखा जुगनू उस फिरंगी लड़की को वापस गांव में ले आया है। देखते ही लोग आपस में बातें बनाने लगे। अरे ये गोरी मैम यहाँ वापस कैसे आ गई? जुगनू तो इसे छोड़ने की खातिर गवा था ना? एक औरत ने कहा। और तनिक देखो तो, इस गोरी ने जुगनू की कमीज पहनी हुई है। दैया रे, क्या कुछ हुआ होगा रास्ते में दोनों के बीच कि आपस में कपड़ा बदल लिए? दूसरी औरत ने उसका साथ देते हुए कहा, अरे मैंने ना कहा था, ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। लगता है जुगनू पर कोई जादू कर दी है ये गोरी डायन। बगल में बैठे आदमी ने कहा, तो ये लौंडा जुगनू कौन सा कम है? देखो तो, बिना कपड़ों के कैसे सलमान की तरह नंगा होके घूम रहा है और अपनी कमीज इस लड़की को पहना दी है। घर में कोई बोलने वाला है नहीं तो लाज शर्म सब बेच खाया है। एमिली को तो गांव वालों की ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा लोग शायद उसकी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन जुगनू सब समझ रहा था। वो उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रहा था। जब तक वो दोनों जुगनू के घर नहीं पहुंच गए, तब तक गांव वाले उन्हें अजीब अजीब नजरों से देखकर आपस में बातें बनाते रहे। दरअसल उन्हें अफसोस इस बात का था कि काश ये गोरी में एमिली उनके साथ स्कूटी पर बैठी होती। वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे
और दिखा रहे थे कि उन्हें गांव की सभ्यता की परवाह है। सोनतारा इस वक्त अपने घर के आंगन में बैठी रुमाल पर सुई धागे से फूल काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार ही कर रही है। जब उसने दूर से स्कूटी की आवाज सुनी तो सर उठा के देखा। वो भाग के आंगन के दरवाजे पर आई तो सामने से जुगनू के साथ वो फिरंगन भी वापस आ रही थी। ये देख वो सोचने लगी, अरे जुगनू तो इसे बस स्टॉप छोड़ने गया था, तो फिर ये वापस यहाँ गांव कैसे आ गई? जुगनू ने स्कूटी सीधे सोनतारा के घर के सामने लाकर रोकी। जैसे ही दोनों उसके घर के अंदर गए, सोनतारा ने जुगनू से तुरंत सवाल किया, अरे क्या हुआ? तुम तो इसे स्टॉप छोड़ने गए थे ना, फिर वापस कैसे ले आए? जुगनू ने स्कूटी उसके आंगन में पार्क करते हुए कहा, वो भाभी, हम लोग जब आधे रास्ते पर पहुंचे थे तब अचानक इसे चक्कर आने लगे। जब मैं इसके लिए फल तोड़ने गया तो इसे सांप ने काट लिया। वैसे वो सांप इतना जहरीला नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उस घबराहट में हमारा काफी वक्त वहीं पर बीत गया, इसलिए हम वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए। तो आखिरी बस भी निकल गई। फिर मैं इसे वहां अकेली कहां छोड़ता, तो वापस ले आया। जुगनू की बात सुन सोनतारा ने घबराते हुए पूछा, क्या सच में बड़ा सा सांप था? तुम दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने कहा ना भाभी, वो सांप जहरीला नहीं था। हम दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बस ये लड़की कुछ ज्यादा ही डर गई थी। सुनकर सोनतारा ने कहा, हम तो तुम दोनों को पहले ही बोले थे कि तुम्हें जल्दी निकलना था, वरना तुम आखिरी बस भी चूक जाओगे। देखो वही हुआ ना। जुगनू बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रही थी भाभी, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। सोनतारा ने भी कहा, ठीक है, अब जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन इसका क्या? ये कहाँ रुकेगी? जुगनू ने एमिली की तरफ देखकर कहा, जो अभी सोनतारा के आंगन के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। भाभी, अच्छा होगा अगर आज रात इसे आप अपने साथ ही रख लें और कुछ खिला दें। कल सुबह होते ही मैं इसे वापस स्टैंड छोड़ाऊंगा। ये सुन सोनतारा मुस्कुराई और उसके कानों में बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। खाना तो तुम दोनों के लिए मैं बना दूंगी, लेकिन क्या पता आज रात के बाद आगे की पूरी जिंदगी तुम दोनों एक साथ ही रहो। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है इसके दिल में अपने लिए जगह बनाने का और एक खूबसूरत फिरंगी बीवी पाने का। फिर तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे गोरे गोरे, बिल्ली जैसी आंखों वाले। जुगनू को लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही है। उसने भी हंसते हुए कहा, क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हैं? आपने तो मेरे घर की हालत देखी हुई है ना। वैसे भी मेरे घर में तो एक ही बिस्तर है और उस पर एक पुराना फटा हुआ कंबल। ऐसे में इसे मैं अपने घर में कहाँ रखूंगा? और आप तो जानती है ना कि गांव वाले कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मेरा और एमिली का अकेले एक घर में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ आप इसे अपने साथ घर में ही रुका लीजिए। ये कहते हुए उसने एमिली की तरफ देख इंग्लिश में कहा, एमिली, आज रात तुम सोनतारा भाभी के साथ उन्हीं के घर में रुक जाओ, ठीक है? मैं कल सुबह होते ही तुम्हें बस स्टैंड छोड़ने ले जाऊंगा। एमिली दोनों को देख रही थी। सोनतारा ने अपनी कोहनी से जुगनू को हल्का सा मारते हुए कहा, वैसे हम अब भी तुम्हें यही सलाह देंगे कि इसे तुम अपने साथ अपने घर में ही रख लो, क्या पता तुम्हारे नसीब खुल जाए। और वैसे भी ये इतनी बुरी भी नहीं है। उसके लहजे में शरारत थी। वो उसका इशारा समझ रहा था, लेकिन फिर भी बात टालते हुए बोला, खैर वो सब बातें छोड़िए, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हम इसे खाने में क्या खिलाएंगे? क्या हमें इसे पूछना चाहिए? पता नहीं ये क्या ही खाती होगी, इसे हमारा खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वैसे जुगनू की बात तो बिल्कुल सही थी। अक्सर फिरंगी लोगों को गांव का मसाले वाला खाना और पानी ज्यादा हजम नहीं होते थे। इनसे उनकी तबीयत भी खराब हो जाया करती थी। इसीलिए एमिली से पूछना बहुत जरूरी था, क्या आज रात एमिली जुगनू के साथ उसी के घर में रुकेगी? क्या अगले दिन सुबह जुगनू एमिली को वापस छोड़ने जा पाएगा? क्या होगा आज की रात? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड पॉकेट एफएम पर।